ये वीडियो, ये तस्वीरें आपने 2 दिन पहले देखी होंगी। भारतीय संसद की तस्वीरें हैं ये, जब 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, भारत की संसद में दाखिल हो गए थे और उन्होंने वहाँ पर टीयर कैप्सूल से चारों तरफ धुआं धुआं कर दिया था। अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लोग भागने लगे थे। कुछ लोग भाग गए थे, कुछ खड़े रहे, कुछ ने कूद फांद करके जो लोग थे, दोनों हमलावर, उनको पकड़ा था। पकड़े जाने के बाद एक हमलावर, जो कि एक महिला थी, उसका ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। वो नारे लगा रही थी और वो अपनी बात में बहुत सारी बातें बता रही थी कि हमको, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, यानी आम जनता के साथ, हम भारतीय के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसकी कोई सुनवाई इस सरकार में नहीं हो रही है। और वो नारे लगा रही थी, जय भीम, जय हिंद जैसे। अब ये जो संसद में घटना हुई थी, उसके बाद देश के जो सांसद हैं और अन्य सांसद, अन्य पार्टियां, उन्होंने सरकार से सवाल खड़े किए और कहा कि ये जो चूक हुई है, बड़ी चूक, इसके ऊपर देश की सरकार, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री जवाब दें। तो सवाल उठाने पर या सवाल पूछने पर कुछ गतिरोध हुआ, कुछ बातें शायद अच्छी नहीं लगी, तो उस पर 15 विपक्षी सांसदों को सदन से, पूरे समय के लिए, क्योंकि ये विंटर सेशन चल रहा है, तो पूरे समय के लिए उनको सदन से बर्खास्त कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। अब वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। एक सीन और हम आपको दिखाते हैं, और पहले वो सीन, यहाँ पर कुछ तस्वीरें आप देखेंगे। अभी एक सीन ये और आपको दिखाते हैं, पहले आप देख लें। ये जो आग लगी हुई है, ये ब्लैक एंड वाइट वीडियो है, बहुत पुराना वीडियो, 1933 का ओरिजिनल वीडियो। ये संसद की, ये जलती हुई जो तस्वीरें हैं, ये जर्मनी की संसद की हैं, जर्मन संसद, और इसको हिटलर ने आग लगवा दी थी। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। और आग लगवाने के बाद हिटलर ने इसको, पूरा जो तहमत थी, पूरा इल्ज़ाम जो था, वो विपक्षी पार्टियों पर और कम्युनिस्ट और जो दीगर सोशलिस्ट पार्टियां थी, अब इनके अपने विरोधी थे, उन पर लगा दिया था और कहा था कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। 27 फरवरी 1933 की ये वीडियो है जो आपके सामने इस वक्त चल रही है। इस दिन जर्मनी की पार्लियामेंट को हिटलर ने आग लगवा दी थी। कहा यही जाता है कि हिटलर ने आग लगवाई थी, पार्लियामेंट में आग लग गई थी। उसके बाद हिटलर ने कहा था, और वो बड़ी भयानक बातें उसने कही थी, अब कोई दया नहीं होगी, जो भी हमारे रास्ते में आएगा काट डाला जाएगा, हर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को वही गोली मार दी जाएगी जहां वो है। तो ये जो चीज़ें होती हैं दुनिया में, हम जैसा समझते हैं, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें, कॉन्स्पिरेसी बहुत होती है दुनिया में, जो हम देख रहे होते हैं, उसमें षड्यंत्र बहुत होते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता आम लोगों को कि ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है। तब भारत की संसद में जो कुछ हुआ, उस पर एक वीडियो की छोटी सी और दिखाते हैं आपको क्लिप, उसके बाद फिर पूरी बात आपके सामने हम करेंगे। यहाँ पर एक वीडियो आपके सामने हम प्ले कर रहे हैं, पहले सुने वो क्या कहते हैं। ये दृश्य चल रहा था, तो सारे भाजपा के सांसद भाग क्यों खड़े हुए? क्या उसकी मंशा थी? क्यों उसने वो अज्ञात व्यक्ति सदन में घुसाए? किसकी हत्या करवाना चाहता था? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अपनी जिम्मेवारी लेते हुए। अब हम सवाल पूछ रहे हैं तो भाग क्यों रहे हैं? हिंदुस्तान का किसान पेड़ों पे लटका मिल रहा, सब कुछ ठीक तो है। मानवता के अधिकार के अनुसार इन्हें इस्तीफा दे देना ही चाहिए। बीजेपी सांसद को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सुरक्षा में दोनों वक्त में चूक हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी की इसमें हुई है, क्योंकि हमेशा इन्होंने डाइवर्जन की राजनीति करी है। भाजपा ने जितने भी चुनावी वायदे करे
वो सभी जुमले निकले। मोदी मीडिया ने दिखाया सब कुछ ठीक है, संसद के अंदर हमला हो जाता है, वो सब कुछ ठीक है। जब देश संसद पर हुए हमले की 22वीं बरसी मना रहा था, ठीक उसी दिन फिर से देश के संसद में दो लोग घुसपैठ करते हैं। देश की संसद की सुरक्षा व्यवस्था धराशायी हो जाती है और देश के गृह मंत्री कोई जवाब नहीं देते हैं। इसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तमाम जो युवा साथी हैं मेरे साथ खड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। ये वीडियो यूथ कांग्रेस के लीडर्स का है जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया आज। और क्योंकि संसद के अंदर जो कार्रवाई हुई वो बहुत बड़ी कार्रवाई थी। अब आपको हम बता दें थोड़ा सा कि दो मौक़ों पर भारत के अंदर बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक मौका था इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या उनके निवास के अंदर हुई थी और वो पॉलिटिकल और रिलीजियस मसला था जिसके ऊपर हत्या हुई थी उनकी। दूसरा और एक बड़ा घटना हुई वो थी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। राजीव गांधी की हत्या को लेकर के एक बात साफ साफ बार बार कही जाती रही कि ये लिट्टे LTTE की करतूत है या उसने किया था। करवाया किसने था, हमारा सवाल ये है। कभी किसी ने ये नहीं बताया उस घटना को अंजाम किसने दिलवाया जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी। अब सामने आपके पूरी रिपोर्ट हम पेश करते हैं आज की। हम बता रहे थे राजीव गांधी जी की हत्या थी, वो हत्या करवाई किसने थी। देखिए, अब से कुछ महीने पहले एक बयान कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो और बड़ी अहमियत रखते थे कांग्रेस में। अब तो उनका कांग्रेस में शायद पार्टी से निकाला जा चुका है उनको। मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा था कि PV नरसिम्हा राव की सरकार भारत में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यह उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, अभी 6-7-8 महीने पहले की बात है जब उन्होंने ये बात कही थी। अब ये बात बहुत छोटी बात नहीं है जो वो बात कह रहे हैं। ये वो वक्त था जब भारत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, जब नरसिम्हा राव की सरकार में भारत में आतंकवाद की शुरुआत हुई। पहले जो आतंकवाद था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो खालिस्तान पाकिस्तान जो पंजाब में था, वो सिर्फ एक स्टेट में या कहीं और वारदात हो रही थी। लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद जो हुआ वो फिर पूरे देश में घटनाएं हुई। वो पूरा एक षड्यंत्र था, किस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराया गया, किस तरह से फिर आतंकवाद शुरू हुआ, और इस पर हम कई मौक़ों पर अपनी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी की हत्या और जर्मनी की पार्लियामेंट में आग लगना। ये 1933 में जर्मनी की पार्लियामेंट को आग लगवाई थी। 27 फरवरी का दिन था, जिसके बाद फिर हिटलर ने अपना जो राजनीतिक कार्यक्रम थे उनको अंजाम दिया। तमाम कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट और जो दूसरी पक्ष थे उनके लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया, बहुत सारे लोगों को हत्याएं हो गई और तमाम चीज़ें चलती रहीं। हिटलर का जो वजूद था, हिटलर का जो मंसूबे थे वो अपने अंजाम को पहुंचने लगे और कामयाबी की तरफ वो बढ़ता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है अभी जो संसद में 2 दिन पहले हुआ है वो किसी बड़ी वारदात के लिए कोई ट्रायल हो। क्योंकि देखें, कॉन्स्पिरेसी दुनिया में होती रही है, जब तक होती रहेंगी और हो रही हैं अभी भी। इस वक्त जैसे गाजा में जंग चल रही है, वो भी वहाँ भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और जंग के पीछे, और वो भी सबके सामने बातें हैं सब कुछ। तो जो कुछ भारत की संसद में अभी दोबारा से हुआ वो किसी और डायरेक्शन में तो नहीं ले जाती है बातों को। राजीव गांधी की हत्या के बाद RSS के जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, हजारों लाखों की तादाद में, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रातों रात हो गए थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद RSS के बड़े बड़े लीडर्स वो सब जाकर के जनसंघ के लोग वो कांग्रेस में दाखिल हो गए और बड़े बड़े लीडर हो गए और वो फिर वरिष्ठ नेता हुए और फिर राजीव गांधी की सरकार में वो अहम पोजीशन पर पहुंचे और फिर राजीव गांधी की हत्या हो जाती है।
राजीव गांधी की हत्या में एलटीटी के लोग शामिल थे, ठीक है साहब, शामिल थे। हत्या करवाई किसने थी? हमारा ये मानना है कि या हमने इस तरह की रिपोर्ट पहले ही पेश की है कि राजीव गांधी की हत्या में झंडे वालों का हाथ था। अब झंडे वाले कौन है वो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर आप जानकारी हासिल करें। भारत में पिछले 100 साल से एक देश विरोधी आंदोलन चलता रहा है मुस्तकिल। सरकारों ने समय रहते हुए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उनको काम करने का मौके मिलते रहे। वो अपने खामोश है अंडरवर्ल्ड की तरह अंडरग्राउंड होकर के अपना काम करते रहे। उनका कोई लेखा जोखा इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। कितनी सदस्य हैं उनके, उनकी संस्था का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनके पास पैसा कहाँ से आता है, करोड़ों रुपए के कार्यक्रम कराते हैं, कौन उनके डोनर्स हैं, किसी के पास कोई नहीं है। अदालत तक ने कभी नहीं पूछा कि आपके पास पैसा आता कहाँ से है, कौन लोग आपके दानदाता हैं। और ये जो आप लाखों लोगों को इकट्ठा करके कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम कैसे होते हैं आपके? कोई ऑडिट नहीं होता, कोई सरकार की संस्था उनसे उनकी जांच नहीं करती, कभी कोई जवाबदेही उन पे के लिए लागू नहीं हुई। वो अंडरवर्ल्ड के लोगों की तरह, माफिया लोगों की तरह अंडरग्राउंड और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला भी अपने काम करते रहे। और फिर होते होते तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। राजीव गांधी की हत्या एलटीटी ने की थी। नरसिम्हा राव की सरकार भारत में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये कहते हैं कांग्रेस के लीडर। अब कड़ियां जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो चीजें आपके सामने बिल्कुल सामने आ जाएंगी कि क्या चीजें थीं। इसी तरह से हम सवाल पैदा कर रहे हैं या खड़ा कर रहे हैं कि जो संसद में 2 लोग अभी दाखिल हुए थे, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचना आसान काम नहीं है। कई जगहों पर जांच होती है, पूरी वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही टाइट वाली रहती है और स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, मैनुअल तलाशी, ये सारे काम होते हैं। पूरा ब्यौरा रजिस्टर में नोट किया जाता है और फिर जाकर के अंदर दाखिल होने दिया जाता है। कोई भी यूं ही पहुंच जाए इस तरह से होता नहीं है या हो नहीं सकता वहाँ के लिए। अब ये 2 लोग अंदर पहुंच जाते हैं और जाने के बाद वो कैप्सूल भी लेके जाते हैं, टीयर कैप्सूल। अपने साथ में ले कैसे गए वो? उनके पास कोई बम हो सकता था, कोई वेपन हो सकता था, वो बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, कोई मसला ही नहीं था। अब तो जब पहुंच गए, सब कुछ जो ले जाना था वो लेकर के पहुंच गए, तो वहां पर वो कुछ भी कर सकते थे। देखें, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्याएं 2 हमारे सामने देश के अंदर मौजूद हैं। और भी पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं, बेअंत सिंह है और बहुत सारे लीडर्स हैं जो जिनकी हत्याएं हुई अटैक्स में। जर्मनी में भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी। भारत में नई संसद बनी है। अब जब संसद में विपक्ष के लोगों ने सवाल किए कि ये संसद में जो कुछ हुआ है चूक, उस पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री व सरकार, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, तो सदन से लोगों को बर्खास्त कर दिया था। पार्लियामेंट के मेंबर्स को बोलने का उनको मौका नहीं दिया था, बल्कि पनिशमेंट दे दिया था। अब सजाओं पर आधारित कोई व्यवस्था जब कायम कर दी जाती है या बदले लेने के लिए, तो वहाँ पर फिर चीज़ों से मुक्त हुआ जाता है। कांग्रेस मुक्त भारत, गांधी मुक्त भारत, ये चीज़ें चलती हैं। क्योंकि जो मुक्ति है, मुक्ति तो फिर पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए होती है ना। किसी को पूरी तरह ख़त्म कर दें, मुक्ति तो तभी मिलती है, रहते हुए किसी चीज़ के मुक्ति तो नहीं मिलती है। जब तक वो है तो फिर वो जिंदा रहेगी। तो जब नहीं रहेगी तब उससे मुक्ति मिलेगी। तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो सपना था, तो उसमें कांग्रेस से मुक्ति तब मिलेगी जब गांधी का विचार खत्म हो जाएगा, गांधी के फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे, गांधी के रास्ते पर चलने वाले नहीं रहेंगे। गांधी के रास्ते पर चलने वालों में राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के दीगर लीडर्स हैं, अपोजिशन के दीगर लीडर्स हैं। उनकी विचारधारा दूसरी हो सकती है। गांधी को सभी मानते हैं और सभी फॉलो भी करते हैं, दुनिया के बड़े लीडर हैं।
हाँ, वो एक बात अलग है कि वो युग पुरुष नहीं बन सके, केवल महापुरुष रह गए, युग पुरुष कोई और हैं। तो ऐसे जो युग पुरुष हुए, एक युग पुरुष और पैदा हुए थे, वो जर्मन के हिटलर थे। हिटलर ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए वो बताने की बात नहीं है, सबको के इल्म है, सबको जानकारी है। कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे, लोगों को वह यातना दी जाती थी, हत्याएं की जाती थी। यूरोप के अंदर कोई झगड़ा किसी का नहीं था, केवल यहूदियों के खिलाफ थे, क्रिश्चियंस। हिटलर का मानना था, थोड़ा सा हिटलर के बारे में हम आपको बता दें कि हिटलर कौन था। एक युग पुरुष है वो, तो उस युग पुरुष के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। 20 अप्रैल को माननीय हिटलर पैदा हुए थे 1898 में। 30 अप्रैल 1945 को उनकी मौत हुई। हिटलर ने समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का वो नेता था, जिसे नाजी पार्टी का नाम दिया गया। हिटलर 1933 से 1945 तक जर्मनी का तानाशाह शासक रहा। हिटलर का जन्म जर्मनी में नहीं हुआ था, उसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, पड़ोसी एक देश है यूरोप का, वहाँ हुआ था उसका जन्म। 1900 हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई थी, जैसा हमने बताया। 1922 में तक हिटलर जो है एक बड़ा लीडर बन चुका था। उसकी पार्टी का निशान स्वास्तिक निशान था। भारत में स्वास्तिक से सभी वाकिफ हैं। अभी एनिमल फिल्म में भी वो स्वास्तिक के ही नाम पर उसमें काफ़ी चीज़ें, मालिक जो है स्वास्तिक कंपनी के मालिक हैं। तो एनिमल में आप देख ही चुके हैं एनिमल कैसे होने चाहिए, तो शायद ये हम एनिमल की ही बात कर रहे हैं। एक एनिमल हमारे एक युग पुरुष हिटलर भी थे। हिटलर का अपना मानना था कि जर्मन की जो जाति है, जर्मन जो जाति है वो विश्व की सबसे श्रेष्ठ जाति है, और उसको वो विश्व गुरु है। विश्व गुरु ये आप सुनते होंगे, बार बार हमारे यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है विश्व गुरु। उसको विश्व का नेतृत्व करना चाहिए, पूरी दुनिया का नेतृत्व जर्मनी को करना चाहिए, ऐसा हिटलर जी का मानना था। और उसने संसद को भी जलो आग लगवा दी थी, क्योंकि वहाँ विपक्ष के लोगों को उसमें फिर पनिशमेंट दिए जाने थे। यहूदियों से ईसाइयों का झगड़ा था, हजारों साल तक वहाँ झगड़ा रहा यूरोप में, और बाद में फिर इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ वो ला करके इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों के सर लगा दिए, जो आज तक पिछले 80 सालों से चल रहा है। 100 साल से भारत में एक संगठन है वो मेहनत कर रहा है, उधर 80 साल से फ़लस्तीन में वहाँ के जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं, जैसे भारत में हिंदुत्ववादी अब हैं, तो वो अपनी सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ इसराइल में यहूदी जो है वो भी अपनी हुकूमत और अपना देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश तो उनका बन ही चुका है, वो जो छोटा सा और देश एक फ़लस्तीन रह गया उसको हड़पने की कोशिशों में लगे हुए हैं। यहाँ भी 100 साल से एक संगठन कोशिश में लगा हुआ है देश की सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए। अब खैर उसको अब कोई परेशानी है नहीं सत्ता लेने में, सत्ता उसी के हाथ में एक तरह से। बात यह कि जो देश की संसद में हुआ, राजीव गांधी की हत्या पर हम दोबारा वापस आ जाते हैं कि वो एलटीटी ने करवाई थी। कोई इस बात का कौन सा सबूत है कि सब एलटीटी ने करवाई थी? सबूत ये है कि साहब वो पकड़े गए लोग जिनके खिलाफ मुकदमे चले अदालत में और उनको सजा हो गई, लेकिन उनसे हत्या करवाने वाले कौन थे? प्रभाकरण के साथ जो एलटीटी का प्रमुख था, राजीव गांधी के कोई इशू नहीं थे, एलटीटी के साथ कोई इशू नहीं था भारत का, भारत की सरकार का, कांग्रेस पार्टी का या राजीव गांधी का। प्रभाकरण की मुलाकात राजीव गांधी से भारत की राजधानी दिल्ली में अशोका होटल में होती है। चेन्नई से स्पेशल विमान से उसको लाया जाता है और पूरा अशोका होटल खाली करा दिया गया था जिस दिन राजीव गांधी की वहाँ मुलाकात हुई थी। कोई एम्प्लॉय भी अशोका होटल का नहीं था, केवल भारत की एजेंसियों के लोग वहाँ मौजूद थे। प्रभाकरण से राजीव गांधी की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और जिस प्लेन से वो आए थे उसी प्लेन से फिर उनको चेन्नई वापस भेजा जाता है। 400 करोड़ रुपए उस प्लेन में साथ में रखे हुए थे प्रभाकरण की वापसी के वक्त। यानी भारत सरकार ने
400 करोड़ रुपए प्रभाकरण को दिए थे। बीबीसी पर हिंदी में ये पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ने को मिल जाएगी, आप सर्च करके कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। तो राजीव गांधी के सरकार के या भारत की सरकार के या कांग्रेस पार्टी के किसी तरह के कोई मतभेद, कोई लड़ाई झगड़ा प्रभाकरण या एलटीटी के साथ नहीं था। तो एलटीटी के लोगों ने राजीव गांधी की हत्या क्यों की? या हर कोई तमिलनाडु का रहने वाला वो एलटीटी का आदमी था? तो यहाँ पर चीज़ों को कहीं के कहीं ले जाया जाता है जब कोई मिशन अंजाम दिया जाता है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। संसद में जो हमला हुआ है अभी, इसको भी हम आतंकवादी हमला कहेंगे, और ये दूसरा बड़ा आतंकवादी हमला है। पहले एक हो चुका है, उसी की बरसी मनाने के लिए लोग मना भी रहे थे और शोक कर रहे थे पार्लियामेंट में। और अचानक से 2 लोग दाखिल होते हैं और वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग उसे भाग करके पकड़ लेते हैं, उनसे पीटना शुरू कर देते हैं जो लोग आए हुए थे, और ये तमाम चीज़ें होती हैं। और जो पकड़े गए थे वो नारा लगाते हुए बाहर जय हिंद जय भीम और अपनी बातें कहते हुए निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर संसद में चूक हुई है, चूक तो हुई है, वैसा तो कोई कह नहीं सकता, सरकार भी नहीं कह सकती कि सब चूक नहीं हुई। वो कोई रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है जो कोई हुई जाएगा? देश की संसद है, वहाँ हाई सिक्योरिटी जोन होता है, ऊपर से हवाई जहाज नहीं गुजर सकते कि अपनी सेना के भी या किसी भी विदेश के मुल्क के। तो हवा में से ऊपर से कोई फ्लाई नहीं कर सकता है, तो अंदर कैसे दाखिल हो गया? देखिए चीज़ें जो है, अच्छा एक रिपोर्ट और देख लें थोड़ा सा आप, वो सिर्फ हम वॉइस ओवर किसी और का सुनाएंगे, आप पहचान लेंगे उनकी आवाज़। क्या ऐसा है कि लंबे समय तक बिना जमानत के जेल में रखने के लिए भ्रष्टाचार के मामलों को भी आतंकवाद की श्रेणी में लाया गया है? उम्मीद है आपने उन 3 विधेयकों के बारे में सुन लिया होगा जिनके जरिए आपराधिक न्याय व्यवस्था को पूरी तरह बदलने और भारतीय बनाने का दावा किया जा रहा है, जिन्हें आप अभी तक भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों संहिताओं यानी कोड का नया नाम रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, भारतीय न्याय संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक। इन तीनों विधेयकों को अगस्त महीने में पेश किया गया था, जिसके बाद सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। सरकार इतनी तैयारी से यह विधेयक लेकर आई थी कि इसे वापस लेना पड़ा और अब नए विधेयक सदन में रखे गए हैं। अगस्त के महीने में अमित शाह ने दावा तो यही किया कि अंग्रेजी हुकूमत की सारी व्यवस्था का जोर दंड देने पर था, हम न्याय पर जोर देना चाहते हैं। अंग्रेजी हुकूमत और हिंदी नाम की चाशनी से निकलकर जरा इस ड्राफ्ट में जो धाराएं हैं उसके बारे में सोचिए कि इसमें आपका कितना हित है और पुलिस को कितना मजबूत किया गया है। 60 या 90 दिनों तक जांच के नाम पर पुलिस हिरासत में रखने से आपको किस तरह का खतरा हो सकता है? मौजूदा कानून के तहत गिरफ्तारी के शुरुआती 15 दिनों तक पुलिस हिरासत का प्रावधान है। कई केस में पुलिस की जरूरत हो सकती है, मगर आप ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, पुलिस का भी और कोर्ट का भी। उमर खालिद के केस में तो 1 साल बीत गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। यह देश की सर्वोच्च अदालत है, 1 साल क्या कम होता है? 7 महीने में 10 बार उमर खालिद की जमानत की सुनवाई स्थगित की गई। अलग अलग जजों के सामने केस गया मगर सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ आप यह भी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने एक विचित्र केस आया है। पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत पर 1 साल तक फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई पूरी होने के 1 साल तक फैसला ही नहीं आया। जेल में लंबे समय तक रखना और कई कारणों से लंबे समय तक जमानत का नहीं मिलना, जमानत के मामले में सुनवाई का नहीं होना, साल भर तक फैसले का सुरक्षित रखे जाना, हम इन बातों से कितना नॉर्मल होते जा रहे हैं। पूछते भी नहीं हैं कि ऐसे में किस तरह की जवाबदेही होनी चाहिए। आम लोगों के लिए बात बात में सजा है, दंड है। क्या यह सब अपराध नहीं है? क्या आपको लगता है कि न्याय की व्यवस्था मजबूत हो रही है? कई केस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
पुलिस को डांट लगाई है कि सबूत नहीं है, फिर भी किसी को लंबे समय तक जेल में रखा गया। ऐसा करने वाली पुलिस के अफसर को शायद ही कभी सजा दी जाती है। सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत अगर एक पुलिस अफसर किसी आदमी को गिरफ्तार करता है तो पहले सच क्या है कभी आपने सोचा है, या ये मानकर चलते हैं कि हमने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया और भेज दिया संसद, और संसद के भीतर वह हम ही से जुड़े सवाल तो उठाएगा, हमारी ही जिंदगी को तो ठीक करना वह चाहेगा। बड़ा मुश्किल सवाल है ये। जिस संसद के भीतर सवाल उठते उन सवालों से लाभ इस देश के पैसे वालों को होता। जब सवाल उठाए जा रहे हो उन सवालों के कोई सरोकार हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए ना होते, और अगर होते हो तो 100 में से 3%। जी, यह सवाल जवाब का सच है, लेकिन बात इससे आगे की है। संसद का अपना महत्व जब सांसद और मंत्री और सरकार ना समझे तो फिर उसके बाद संसद की महत्ता और संसद को लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर स्थापित कौन करता है? संसद का सही मायने में कच्चा चिट्ठा क्या कहता है? संसद में बैठकर अपने आप को लाभ दर लाभ पहुंचाना यह संसद का सच है, या संसद का सच यह भी है कि वह जनता से कटता चला गया और जनता के भीतर आक्रोश उसी संसद को लेकर खड़ा हो गया? आज से नहीं, 1950 में पहली बार इस देश में नारा लगा था संसद घेरो। उस वक्त तो नेशनल गवर्नमेंट थी, नेहरू प्रधानमंत्री थे। मौजूदा वक्त में तो पार्टियों की सरकार होती है, लेकिन तब से लेकर अब तक, यानी पहली संसद से लेकर आज की तारीख तक संसद के घेराव को लेकर इस देश में हजारों बार अलग अलग आंदोलन हुए हैं, और उसमें तकरीबन 72 आंदोलन ऐसे हुए जो संसद की घेराबंदी के लिए निकल पड़े। लेकिन उस दौर में संसद की महत्ता थी, मौजूदा वक्त में क्या संसद की महत्ता बिल्कुल नहीं है? हम इतिहास में नहीं जाएंगे आज। मौजूदा वक्त में मौजूदा संसद जो चल रही है, जिसमें इस देश की सरकार चलाने वाली सरकार के अगुवाई करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, पूरी कैबिनेट मिनिस्टर है जिनकी तादाद 75 के करीब है। दरअसल ये लोग कौन सा काम करते हैं और इससे जुड़ाव जनता का कितना होता है? अगर चुनाव की जीत हार के बाद जनता छोड़ देती है अपने प्रतिनिधियों के हवाले सब कुछ, तो वही प्रतिनिधि संसद में पहुंचकर क्या कमाल दिखलाते हैं, हमें लगता है कि आज इस कच्चे चिट्ठे को आप सुन लीजिए। उससे पहले एक सवाल जो आपके जहन में बीते 72 घंटों के भीतर लगातार उठ रहा होगा कि संसद पर लेकर जो घटना घटी है, उसके बाद जो सांसदों का विरोध हुआ है, और विरोध करने वाले सांसद चाहते थे कि इस देश की सरकार संसद की जो घटना हुई उस पर जवाब दे दे, लेकिन जवाब नहीं दिया गया और 15 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया, संसद के बाहर कर दिया गया। सवाल संसद के भीतर और बाहर होती घटनाएं और संसद जब चल रही होती है तब की स्थिति कौन सी ज्यादा नाजुक है, उसे आप सुने। उससे पहले अब अगले 5 दिनों तक संसद जो सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी, उसमें कोई कामकाज नहीं होगा, क्योंकि सरकार जवाब देगी नहीं, और सरकार जवाब नहीं देगी तो विपक्ष उसे चलने नहीं देगा। इसका जिक्र आज कुछ इस तरीके से निकल कर आया, पहले आप इसे जरूर सुन लीजिए। जब तक गृह मंत्री दोनों सदनों में नहीं आएंगे और बयान नहीं देंगे तो दोनों सदन का चलना, मैं समझता हूं, संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। We request the minister, Home Minister, kindly come to the parliaments and tell the parliaments whatever he wants to say. He owes an explanation to the parliaments and through the parliament to the people of India. For the last 2 days, we are asking, where is the Home Minister? Where is he? In the country, nobody sees him. In the parliament, अब विपक्ष कुछ भी कहता रहे, वो ये मानकर चल रहा है कि संसद शायद बहुत महत्वपूर्ण चीज है और संसद में सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर सुरक्षा में चूक हुई तो सुरक्षा का दायरा और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तो देश के गृह मंत्री के पास है, तो गृह मंत्री को संसद के दोनों सदनों में आकर जवाब तो देना ही चाहिए।
लेकिन संसद की क्या हैसियत? सरकार को पता है कि चुनाव जीतना ही सब कुछ होता है, तो फिर संसद में जो बात कही जाए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वही बात मीडिया में जाकर कह दिया जाए। और यही बात कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने संसद के भीतर कोई जवाब नहीं दिया जो संसद में घटना हुई। उन्होंने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में इंटरव्यू देते वक्त कहा, जो घटना घट गई उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी संसद से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश का मीडिया है, इस देश का न्यूज चैनल है। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक अगर वो सरकार के गुण ना गाए और सरकार के हक में ना बोले तो फिर कोई मनोवैज्ञानिक कारण बचता नहीं है कि इस देश की जनता कुछ हटकर सोच भी सके। उसे क्या सोचना है, कैसे सोचना है, और संसद के भीतर की घटना हो या सांसदों को निलंबित करने बाद की स्थितियां, जो मीडिया कहेगा वही सूचना तो रेंगेगी। तो सूचना महत्वपूर्ण है, संसद महत्वपूर्ण नहीं है। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज चैनल के सामने जाकर उन बातों का जिक्र किया जिन बातों का जिक्र अगर वो संसद में करते तो संसद का शायद कोई महत्व होता। लेकिन हमने शुरू में ही कह दिया है, लोकतंत्र के मंदिर का राग अलापते अलापते लोग लोकतंत्र को ही भूल गए और इस देश में सिर्फ मंदिर ही बच गया। और मंदिर की राजनीति ने सियासी परवान वक्त वक्त पे कैसा चढ़ाया है और 2024 से पहले इस परवान को कैसे चढ़ाने की स्थिति में सरकार आ रही है, आज बात उस पे नहीं होगी। जिक्र तो लोकतंत्र का होगा, जिस लोकतंत्र के जरिए संसद को जरा परीक्षण की स्थिति में लेकर आइए। इस संसद के भीतर इस सत्र में जितने भी सवाल उठे, उन सवालों की तादाद में वो कौन सी स्थिति थी जो आम लोगों से जुड़ी रही। इस संसद के भीतर जितनी भी कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों को लेकर का भी कोई चर्चा इस रूप में हुई जिससे लाभ लोगों का हो। जो भी सवाल, जो भी कमेटियां और जो भी विशेष प्रावधान संसद के भीतर होता है, उसका सच क्या है? हमें लगता है उसका सच फिर से बताना शुरू करें। एक जवाब और सुन लीजिए, जब सरकार यह कहती है कि दरअसल संसद के भीतर इसीलिए विपक्ष गुस्से में है क्योंकि वह चुनाव हार चुका है। यानी सरकार जानती है चुनाव की जीत हार ही संसद तक पहुंचाती है, तो जीत हार के लिए जो हथियार होते हैं उन हथियारों को आप उसमें तैयार कीजिए, उसमें पैनापन लाइए, बनिस्बत इस देश में लोकतंत्र और संसद को जीवित रखने के अलावे भी बहुत काम है। क्या कहा सरकार ने, सुनिए जरा। 3 राज्यों में अपनी हार के बाद विपक्ष जहां एक और उस पे आत्मचिंतन ना करके रुकावट बन रहा है सदन को चलाने के लिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हार के कारण भी जानिए क्योंकि आप जनता के साथ जुड़े नहीं रहे, और कहीं ना कहीं सदन ना चलने देना इसका मतलब आप जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाने देना चाहते हैं। तो सरकार के लिए चुनाव परिणाम बहुत मायने रखते हैं, उसने इंगित कर दिया। और विपक्ष ने कहा कि दरअसल संसद में आइए तो सही, लेकिन आइए अब जरा उस कच्चे चिट्ठे को खोला जाए। संसद के भीतर होने वाले सवालों में सवाल यह नहीं पास किसने दिया, यह भी नहीं कि पासवर्ड अपना कौन किसको दे देता है। सवाल यह है कि जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें 42% सवाल इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन से जुड़े हुए होते हैं, जो उनको लाभ पहुंचाते हैं। यह 42% एक एवरेज है। अब जो संसद सत्र चल रहा है इसमें तकरीबन जो सवाल उठाए गए वह तकरीबन 44% है, लेकिन हमने आपको एक एवरेज बताया है। इस फाइनेंशियल ईयर का एवरेज, बजट सत्र के बाद का एवरेज, जो 42% सवाल कॉरपोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के हक के होते हैं। 18% अपने क्षेत्र विशेष को लेकर होते हैं कि हमें ये चाहिए, ये नहीं मिला है, ये इसको मिलना चाहिए। 16% मंत्री की योजनाओं को लेकर सवाल होते हैं, इन योजनाओं को यहां बढ़ा दीजिए, इन योजनाओं से ये लाभ फायदा पहुंचा दीजिए, इन योजनाओं के लिए ये मुश्किल आ रही है।
14% सरकार की नीतियों को लेकर सवाल होते हैं कि आप ये पॉलिसी ले रहे हैं तो इससे ये मुश्किल होगी और इन तरीके से ये मुश्किल हमारे क्षेत्र में होगी या हमारे इलाके में होगी। सिर्फ 3% आम लोगों की जरूरत से बता दें कि हिटलर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और वो एक सेना में का आदमी था। उसने जर्मनी के अंदर एक पार्टी बनाने के बाद फिर सत्ता में वो पहुंचा। सत्ता में पहुंचने के बाद सारी शक्तियां उसके अपने हाथ में आ गईं और वो शक्तियां जो आई थी उसके हाथ में, क्योंकि ये बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा स्पीकर था, लोगों को अपने फेवर में कर लिया करता था और पूरा का पूरा जो इसका कार्यक्रम था वो प्रोपेगेंडा के ऊपर आधारित रहता था। उसने इसके लिए पूरी मिनिस्ट्री बनाई हुई थी, एक आदमी का अपॉइंट किया हुआ था जो एजेंडा तय करता था और प्रोपेगेंडा फैलाता था चारों तरफ। यहूदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ और प्रोपेगेंडा के तहत फिर करोड़ों लाखों यहूदियों की हत्याएं हुई। ये बहुत ख़तरनाक दौर था इस दुनिया में और हिटलर जैसे लोग वक्त वक्त पर पैदा होते रहे। समाज को, इंसानियत को, मुल्कों को, पूरी सभ्यता को वो तहस नहस करते रहे, बर्बाद करते रहे। उनका एजेंडा फांसीवादी होता है। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और नफरत फैलाते हैं, काल्पनिक दुश्मन पैदा करते हैं, खड़े करते हैं और उन दुश्मनों को मेजोरिटी का, जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, उसका दुश्मन बताते हैं कि देखो ये हैं तुम्हारे दुश्मन, देश में जो भी समस्या है इनकी वजह से है। गरीबी है तो इसकी वजह ये जो दुश्मन है ये लोग हैं। बेरोजगारी है ये इनकी वजह से है। और कोई समस्या है तो उसके लिए वो अपने विपक्षियों को भी अपना दुश्मन समझते हैं और दुश्मनों की तरह ही ट्रीट करते हैं। वहाँ मुक्ति की बात होती है। हिटलर ने भी जितनी भी पार्टियां थी उन सबकी सदस्यता ही ख़त्म कर दी थी। 1945 आते आते जर्मनी में सिर्फ एक पार्टी, नाजी पार्टी बाकी बची थी और जितने भी और लीडर्स थे वो सब कैद खाने में डाल दिए गए थे या उनको मार दिया गया था। पार्टियों की सदस्यता ख़त्म कर दी गई थी। लोग जान बचा करके भाग गए थे इधर उधर। यहूदियों को कंसंट्रेशन में कैंप में भेज दिया गया था। यातना शिविर, डिटेंशन सेंटर, वहाँ पर उनको हॉलोकॉस्ट, आपने नाम सुना होगा ये शब्द का, वहाँ पर उनकी सामूहिक हत्याएं जर्मनी की सेना करती थी। तो डिटेंशन सेंटर का नाम सुनकर के आपको याद आया होगा कि CANRC के वक्त में ये खबरें थी कि भारत के अंदर भी डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकेंगे कि ये भारतीय नहीं है, तो उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा और वो वहीं पर फिर जीवन भर रहेंगे। वहाँ से उनको तभी बचाव हो सकता है जो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। अब जो भारत की संसद में ये दूसरा कांड हुआ, दूसरा बड़ी वारदात हुई है, ये छोटी वारदात नहीं है, बहुत बड़ी वारदात है। बिल्कुल हम इक्वलेंट टू मुंबई अटैक, इक्वलेंट टू पार्लियामेंट अटैक जो 2012 में हुआ था, बिल्कुल उसी लेवल की है। कोई बड़ी अंदर कोई किसी तरह के कोई नुकसान नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। मगर लोग पहुंचते हैं, अंदर जाने के बाद जो कुछ उन्हें करना था उन्होंने कर दिया था। अगर वही लोग बम लेकर के गए होते, हथियार लेकर के गए होते, तो फिर जो और कुछ करना होता वो कर देते। तो यहाँ पर एक फिक्र पैदा हो जाती है, चिंता पैदा हो जाती है, कहीं ये किसी बड़ी घटना के लिए कोई ट्रायल तो नहीं था, किसी संगठन ने तो नहीं किया, आतंकवादी संगठन ने। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो बिल्कुल हैं और मौजूद रह करके काम करते हैं और उनका काम अंडरवर्ल्ड माफिया की तरह है। उनके इंटरनेशनल जो टेररिस्ट या माफिया गैंग्स हैं उनसे उनके संपर्क हैं। जज साहब ने तो आरोप लगाए थे कि फलां साहब ने 24 करोड़ रुपए लिए। मेरी जानकारी में उन्होंने बताया, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में है, व्यक्ति का नाम लेकर के
कि उन्होंने 24 करोड़ रुपए लिए ISI पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो घटना पार्लियामेंट के अंदर हुई वो किसी बड़ी घटना का कोई की तरफ कोई इशारा हो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। री इमर्जेंस ऑफ हिटलर इन 21st सेंचुरी।